इस देश के लिए ज्यादा से ज्यादा यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों में से एक वीर सावरकर है। सावरकर भारत का अंग है। नहीं, सावरकर को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप। वीर सावरकर के बारे में हमेशा हमारे दिल में एक श्रद्धा की भावना रही है। उनका इस प्रकार से उल्लेख करना कि माफी मांगी ये गलत है। सावरकर को फादर ऑफ नेशन बना देंगे लोग। सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। जायला सावरकर माफी मागणारा, पडून जाणारा, लिखित माफी मागणारा। आप लोगों ने सुना होगा कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि वीर सावरकर को भारत रत्न देंगे। अव्वल तो वो वीर नहीं था, उसके नाम के आगे वीर लगा करके वीरों का अपमान करना बंद करो। वीर वो नहीं होता जो माफी मांगता है, वीर वो होता है जो डट के लड़ता है। जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं कहता तब तक शिकारी महान बना रहेगा। और वीर सावरकर जी के जीवन की कहानी बड़े लंबे समय तक उन लोगों द्वारा बताई गई जो एक खास विचारधारा से प्रभावित थे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। अभी कुछ समय पहले रणदीप हुड्डा की एक फिल्म आई जिसका नाम था स्वतंत्रता वीर सावरकर। यह पिक्चर विनायक दामोदर सावर की जीवनी के ऊपर थी। पिक्चर के आने के बाद से ही दो पक्ष सामने आए हैं। एक पक्ष तो यह कहता है कि उनके नाम के आगे वीर लगना चाहिए, दूसरा पक्ष यह कहता है कि उन्हें वीर नहीं कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। इन दोनों पक्षों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि वीर सावरकर के इतिहास की शुरुआत आखिरकार हुई कहां से थी। सावरकर के देश सेवा की शुरुआत साल 1904 में हुई, जब उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत की थी। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। सावरकर पेशे से वकील और एक काबिल लेखक थे। सावरकर ने क्रांतिकारियों में उम्मीद और जोश भरने के लिए कई प्रकार के लेख, नाटक और कविताएं लिखी। उनके लिखे लेख इंडियन सोशलिस्ट और तलवार जैसी पत्रिकाओं में भी छपते थे। बाद में सावरकर ने लंदन जाकर फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वो अपने भारतीय साथी और छात्रों को आजादी के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। सावरकर ने 1908 में 1857 में हमारे देश में हुई क्रांति पर आधारित एक किताब भी लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जिस 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने सिर्फ एक सिपाही विद्रोह का नाम दे दिया था, सावरकर ने अपनी किताब में उस सिपाही विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। इस किताब को गुप्त रूप से सबसे पहले हॉलैंड में प्रकाशित किया गया, जहां से ये किताब फ्रांस तक पहुंची और फिर इस किताब को स्काउट्स पेपर्स के नाम से भारत लाया गया। भारत में रह रहे अनेकों क्रांतिकारियों ने ये किताब पढ़ी। किताब युवाओं पे ऐसा जादू चला रही थी कि अंग्रेजों को इस किताब से डर लगने लगा और उन्होंने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन सावरकर यही नहीं रुके। उन्होंने बाद में बम बनाने और गुरिल्ला युद्ध करने के लिए भी एक पुस्तिका छापी, जिसे उन्होंने अपने दोस्तों के बीच वितरित किया ताकि वो युद्ध कला में और कुशल हो सके। 1 जुलाई साल 1909 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन का वार्षिकोत्सव था। इस वार्षिकोत्सव में भारत के सचिव का राजनीतिक सलाहकार विलियम हट कर्जन वाइली भी आया हुआ था और इसी वार्षिकोत्सव में सावरकर के मित्र मदनलाल ढींगरा भी मौजूद थे। मौका मिलते ही मदनलाल ढींगरा ने कर्जन को 5 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। मौका वारदात पर ही मदनलाल ढींगरा को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। 17 अगस्त साल 1909 को मदनलाल ढींगरा को लंदन की पेंट विले जेल के अंदर फांसी की सजा दी गई। मदनलाल की फांसी के बाद सावरकर ने मदनलाल को देशभक्त का दर्जा दिया। इधर भारत में सावरकर के भाई गणेश ने भी साल 1909 में आई इंडियन काउंसिल्स एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेजी सरकार को सावरकर की गतिविधियों से खतरा महसूस होने लगा। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिससे सावरकर की पूरी दुनिया ही बदल गई।
21 दिसंबर साल 1909 को नासिक के कलेक्टर जैक्सन की फेयरवेल पार्टी थी। जैक्सन को प्रमोशन मिला था और वो अब बंबई का कमिश्नर बन गया था। इसी मौके पर एक 18 साल के क्रांतिकारी युवा अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने अपनी पिस्टल से 4 गोलियां मारकर जैक्सन की वहीं हत्या कर दी। हत्या की घटना के बाद जांच शुरू हुई और जांच में पता चला कि जिस पिस्टल से कन्हारे ने जैक्सन को गोली मारी थी, उस पिस्टल को लंदन से नासिक सावरकर ने भेजा था। जिसके बाद अंग्रेजी सरकार ने जैक्सन की हत्या की योजना में शामिल होने और पिस्तौल भारत भेजने के जुर्म में सावरकर को गिरफ्तार कर लिया और सावरकर को जहाज से फ्रांस के रास्ते भारत भेजा गया। लेकिन जब जहाज फ्रांस में रुका तो सावरकर खिड़की से निकलकर समुद्र के पानी में तैरते हुए भाग गए। सावरकर भाग तो रहे थे, लेकिन फ्रेंच नौसेना के ब्रिगेडियर गेंडर मैरी ने सावरकर को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद ही वहां पर ब्रिटिश सिपाही भी आ गए, जिन्होंने सावरकर को फिर से गिरफ्तार कर लिया। 1911 में ब्रिटिश अधिकारियों और फ्रांसीसी सरकार के बीच के विवाद को संभालने वाली एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जिसके अंतर्गत सावरकर को 50 साल की कैद सुनाई गई। इसके तुरंत बाद ही सावरकर को 4 जुलाई 1911 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लाया गया, जहां उन्हें कुख्यात सेल्युलर जेल में बंद कर दिया गया। सेल्युलर जेल को काले पानी की सजा भी कहा जाता था। काले पानी की सजा मौत से भी बदतर मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ क्रांतिकारियों को जानवर की तरह बेड़ियों में बांधा जाता था और कई दिनों तक एक छोटे से कमरे में बिना खाना पानी के अकेले रखा जाता था। अंग्रेजी सैनिक बैल की जगह क्रांतिकारियों से ही कोलू से तेल पिरवाने का काम करवाते थे और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता था और बेड़ियों में बांधकर भूखा प्यासा रखा जाता था, जिसकी वजह से कई क्रांतिकारी शहीद हो जाया करते थे। यहाँ सावरकर के साथ भी ऐसा ही होता था। सावरकर को भी मौत से ज्यादा दर्दनाक कष्ट सहना पड़ता था। उन्हें भी भयानक यातनाएं दी जाती थी। वो हर दिन कोलू से तेल पेरते थे और उसके बाद उन्हें खाने के लिए सिर्फ गंदा पानी मिला करता था। सावरकर कुछ ही दिनों में बिल्कुल एक कंकाल जैसे हो गए। कितनी बार तो सावरकर कोलू से तेल पेरते हुए बेहोश हो जाते थे, जिसके बाद ब्रिटिश सैनिक सावरकर को होश में लाने के लिए पीटते थे। सावरकर ऐसी यातनाएं हर दिन सहते थे, जिन्हें सहते सहते सावरकर पूरी तरह टूट गए थे। इन सभी यातनाओं के बीच में एक समय ऐसा भी आया कि सावरकर पूरी तरीके से टूट गए और उन्होंने अंग्रेजों के सामने हार मान ली। इसी के बाद सावरकर के जीवन का एक नया पहलू शुरू होता है, जहां उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक कर माफी मांगना शुरू करा। सावरकर ने कारावास के लगभग 1.5 महीने बाद ही 30 अगस्त 1911 को अंग्रेजी सरकार को माफी मांगते हुए पहली चिट्ठी लिखी। जब मैं यहाँ आया तो मुझे डी यानी खतरनाक श्रेणी में रखा गया, लेकिन बाकी कैदियों को डी श्रेणी में नहीं रखा गया। तब मुझे पूरे महीने एकांत कारावास में गुजारने पड़े। उस दौरान मुझे कोड़ों से पीटा गया, हालांकि मेरे हाथों से खून बह रहा था। फिर मुझे तेल चक्की पर डाल दिया गया। हालांकि इस दौरान मेरा आचरण अच्छा था। उस समय से लेकर आज तक मैंने अपने व्यवहार को यथासंभव अच्छा बनाए रखने की कोशिश की है। फिर इसके लगभग 2 साल बाद नवंबर 1913 में सावरकर ने दूसरी दया याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने लिखा, हुजूर, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आप दयालुता दिखाते हुए सजा की माफी पर मेरी 1911 में भेजी गई याचिका पर पुनर्विचार करें। साल 1906 से लेकर 7 तक की नाउम्मीदी और उत्तेजना से भरे वातावरण ने हमें शांति और तरक्की के रास्ते से भटका दिया था। इसीलिए अगर सरकार अपनी असीम भलमनसाहत और दयालुता में मुझे रिहा करती है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार रहूंगा। फिर इसके बाद सावरकर ने साल 1914 में
1916 में, 1918 में और उसके बाद साल 1920 में अंग्रेजों को क्षमा याचनाएं दी। सावरकर ने कुल 6 बार क्षमा याचनाएं दी। इन क्षमा याचनाओं में सावरकर ने एक में यह भी लिखा कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों की गलती पर उसे माफ कर देते हैं, अंग्रेजी सरकार भी मुझे उसी तरह माफ कर दे। मैं आपका भटका हुआ बेटा हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए तो मैं आपके संग आपके कॉरपोरेशन में मिलकर काम करूंगा। सावरकर को 1921 में 10 साल की काले पानी की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया और मई 1921 में रत्नागिरी जिले की एक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। साल 1924 में सावरकर को 2 शर्तों के आधार पर छोड़ा गया, जिसमें से पहली शर्त यह थी कि वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरी शर्त यह थी कि वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर हमें सावरकर के जीवन को 3 भाग में बांटना पड़ेगा। सबसे पहला भाग तो वो कि जब वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। दूसरा भाग वो कि जब उन्हें पकड़ लिया गया और सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। और तीसरा भाग वो कि जब उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और उनकी क्रांतिकारी और देशभक्ति की सारी गतिविधियों पर रोक लग गई। सावरकर का समर्थन करने वाले अधिकतर लोग इस बात पर जोर देते हैं कि सावरकर का अंग्रेजों को माफी पत्र लिखना एक छल था ताकि वो जेल से बाहर आ सके और दोबारा क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो सके। लेकिन जब हम सावरकर के जेल से बाहर आने के जीवन पर ध्यान देते हैं तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। काले पानी की सजा से लौटने के बाद सावरकर बिल्कुल बदल गए थे। वो एक अलग ही सावरकर बन गए थे जो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि सावरकर ने तो अंग्रेजों से पेंशन भी लेनी शुरू कर दी थी और इसी के चलते वो अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। सावरकर ने क्रांतिकारियों में जोश भरने वाले लेख भी लिखना छोड़ दिया और अब वो देश हित में जोशीले भाषण भी नहीं देते थे। ना ही सावरकर अब युवाओं को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। वो चुपचाप बैठ गए, जैसा कि उन्होंने पत्र में अंग्रेजों को लिखा था कि मैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगा। सावरकर ने ऐसा ही किया। सावरकर ने जेल से निकलने के बाद ना तो अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन किया और ना ही किसी अंग्रेज की हत्या की। तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि सावरकर ने अंग्रेजों से डरकर नहीं बल्कि बिल्कुल सोच समझकर अंग्रेजों से माफी मांगी थी, क्योंकि सावरकर के बाद के कृत्य तो कुछ और ही कहानी दिखा रहे हैं। कुछ लोग ये बात भी कहते हैं कि सावरकर ने माफी पत्र महात्मा गांधी के कहने पर लिखा था। जांच करने पर यह तथ्य भी बिल्कुल गलत साबित होता है, क्योंकि सावरकर ने अपना पहला माफी पत्र साल 1911 में लिखा था और जिस समय महात्मा गांधी अफ्रीका में थे। जब महात्मा गांधी साल 1915 में भारत आए, उससे पहले ही साल 1913 में सावरकर अपना दूसरा माफी पत्र भी लिख चुके थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने अपनी माफी मांगी थी? कुछ लोग ये बात भी कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सावरकर से प्रेरित थे। जांच करने पर यह तथ्य भी बिल्कुल गलत साबित होता है, क्योंकि खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल में साफ साफ लिखा है कि जब वो सावरकर से मिले तो सावरकर इंटरनेशनल सिचुएशन से बिल्कुल बेखबर थे और वो यही सोच रहे थे कि किस तरीके से हिंदू भारत में अंग्रेजी सेना में शामिल होकर उनसे ट्रेनिंग ले सके। सेल्यूलर जेल में रहते हुए सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को अपने पत्रों में यह भी लिखा था कि अगर ब्रिटिश सरकार उसे जेल से बाहर निकाल देती है तो वो ब्रिटिश कॉरपोरेशन में मिलकर उनकी सहायता करेगा। सावरकर ने जेल से बाहर निकलने के बाद अपने इस वायदे को पूरा भी किया। जहां एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेशों में जाकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज की सेना बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सावरकर देश के युवाओं को नेताजी की सेना से लड़वाने के लिए ब्रिटिश सेना में रिक्रूट होने का भाषण दे रहे थे। सावरकर काला पानी और उसके बाद किताब में लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस जब जापान में थे तो उन्होंने अपने एक भाषण में सावरकर और जिन्ना दोनों की आलोचना की थी। भारत में भी उन्होंने दोनों से मुलाकात करके सांप्रदायिकता का रास्ता छोड़ने के लिए कहा था। इसीलिए कहीं से भी नेताजी के सावरकर से प्रभावित होने की बात सही नहीं है। वहीं सिलेक्टेड स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस में भी
31 अगस्त साल 1942 को आजाद हिंद रेडियो से नेताजी का एक भाषण प्रसारित हुआ था। यह भाषण द क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में था। इसमें नेताजी ने कहा था कि मैं मिस्टर जिन्ना और मिस्टर सावरकर समेत उन सभी नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा जो अब भी ब्रिटेन के साथ समझौता करने के बारे में सोचते हैं, कल ब्रिटिश साम्राज्य नहीं बचेगा। इन सभी बातों के बाद सावरकर को यह बात अच्छे से समझ आ गई कि अगर इतिहास में अपना नाम जोड़ना है तो अपने आप को वीर साबित करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों को माफी पत्र लिखने के बाद सावरकर का नाम भारत के क्रांतिकारियों में अच्छा खासा खराब हो चुका था। इसीलिए सावरकर ने अपना नाम बदलकर चित्रगुप्त नाम से द लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर किताब लिखी, जो दिसंबर 1926 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में सावरकर ने वीरों की तरह अपनी जीवनी लिखी और उसमें लिखा कि सावरकर जन्मजात नायक है। वे उन लोगों से घृणा करते थे जिन्होंने परिणामों के डर से कर्तव्य से किनारा कर लिया। कई लोग ये बात कहते हैं कि सावरकर ने सेल्यूलर जेल में 10 साल बिता दिए, किसी में दम है तो एक दिन भी बिता के दिखाए। ये बात ठीक है, लेकिन क्या उस समय सिर्फ सावरकर अकेले सेल्यूलर जेल में थे? जिस समय सावरकर जेल में थे उसी समय 600 और क्रांतिकारी भी उसी जेल में थे। जिस समय सावरकर 10 साल की सजा काट रहे थे उसी समय एक दूसरे क्रांतिकारी त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती भी वहां पर थे, जिन्हें 10 साल की नहीं बल्कि 20 साल की सजा हुई थी, और उन्होंने अपनी 20 साल की सजा काटी और 20 साल की सजा के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया था, बल्कि वो सेल्यूलर जेल से भाग गए थे। और सेल्यूलर जेल से भागने के बाद भी वो सावरकर की तरह घर में नहीं बैठे, अंग्रेजों से पेंशन नहीं ली, बल्कि समाज के लिए निरंतर काम करते रहे। एक और अन्य क्रांतिकारी बाबा गुरमुख सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में सेल्यूलर जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से कोई माफी पत्र नहीं मांगा, बल्कि वहीं पर रहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बटुकेश्वर दत्त, महावीर सिंह और मोहन किशोर नामदास को भी आजीवन काला पानी की सजा हुई थी, लेकिन उन्होंने भी अंग्रेजों के आगे अपने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन सभी क्रांतिकारियों ने तो सेल्यूलर जेल में ही 1933 से लेकर 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की, जिसमें क्रांतिकारी महावीर सिंह और मोहन किशोर नामदास की जबरदस्ती खाना खिलाने की वजह से मौत भी हो गई थी। लेकिन तब भी किसी क्रांतिकारी ने मौत के डर से अंग्रेजों को माफीनामा नहीं लिखा। हमारे देश के महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को जब फांसी की सजा होने वाली थी तो उनके पास भी ये मौका था कि अगर वे माफी मांग ले तो उनकी सजा टाली जा सकती है, लेकिन उन्होंने मरना स्वीकार किया, माफी मांगना स्वीकार नहीं किया। सावरकर का इतिहास भी मैंने आपको बता दिया और लोगों का मत सावरकर के बारे में क्या है ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ मुद्दा ये है कि हम समाज में आदर्श किसको मानेंगे? हम क्या उस व्यक्ति को आदर्श मानेंगे जिसने दुश्मनों के सामने डर कर अपने घुटने टेक दिए, या फिर हम उस व्यक्ति को आदर्श मानेंगे जिसने दुश्मन के डर से अपने घुटने नहीं टेके बल्कि मरना मंजूर किया? क्या हम सावरकर को अपना आदर्श मानेंगे या फिर हम महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानेंगे? वो महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटियां तो खाना मंजूर किया, लेकिन अकबर के सामने घुटने टेकना मंजूर नहीं किया। क्या हम सावरकर को आदर्श मानेंगे या छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानेंगे, जिन्होंने औरंगजेब के सामने घुटने टेकना मंजूर नहीं किया बल्कि लड़ते रहना मंजूर किया? क्या हम सावरकर को आदर्श मानेंगे या फिर भगत सिंह को आदर्श मानेंगे, जिसके सामने ये मौका था कि अगर वो अपने घुटने टेक देते तो उनकी फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदली जा सकती थी, लेकिन फिर भी भगत सिंह ने घुटने नहीं टेके बल्कि देश के लिए फांसी पर चढ़ना मंजूर किया। यहाँ पर सवाल यही है कि हम सावरकर को अपना आदर्श मानेंगे या फिर भगत सिंह को अपना आदर्श मानेंगे। भगत सिंह को तो ये भी पता था कि उनकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उन्होंने घुटने नहीं टेके थे। सावरकर को कम से कम इतना तो पता था कि उन्हें 50 साल बाद रिहा कर दिया जाएगा। हमारी भारतीय परंपरा हमेशा से यही रही है कि हमारे समाज में वीरों का सम्मान हुआ है और उन्हीं वीरों की गाथा समाज को अनंत काल तक सुनाई जाती रही है। सावरकर अंग्रेजों से डर गए और अंग्रेजों से माफी पत्र लिखे और बाहर आने के बाद अंग्रेजों का पूरी तरीके से समर्थन किया। तो इस व्यक्ति को हम किस श्रेणी में रखेंगे? इस व्यक्ति को कभी भी वीर नहीं कहा जा सकता, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ कायर ही कहा जा सकता है। इसलिए सावरकर का नाम वीर सावरकर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सावरकर को कायर सावरकर ही कहा जाना चाहिए। हमारी भारतीय सभ्यता में हमेशा से ही वीरों का सम्मान हुआ है और वीरों की ही गाथा आने वाली पीढ़ी को सुनाई जाती है।
कायरों की गाथा कभी नहीं सुनाई जाती। कायरों का इतिहास समाज को बताने से समाज कायर बनता है। हमारे पूर्वजों ने कभी भी कायर लोगों की कहानियां या उनकी गाथाएं आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं सुनाई, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी कायर ना बन जाए। लेकिन आज ये हमारी सरकार एक कायर व्यक्ति की गाथा सुनाकर हमारे समाज को कहीं कायर तो नहीं बनाना चाहती है। सरकार में बैठे लोग कहीं इस बात से तो नहीं डर गए हैं कि अगर समाज में लोग वीर बन गए तो वो सरकार से सवाल करेंगे या सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कहीं उसे उखाड़ कर ही ना फेंक दें। तो इसीलिए शायद समाज को कायर बनाया जाए। बहुत लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि सावरकर ने अपनी खुद की किताबों में ये बात लिखी है कि वो नास्तिक थे, भगवान में नहीं मानते थे, और वो गाय को भी भगवान नहीं मानते थे बल्कि एक साधारण सा पशु ही मानते थे, और वो रैशनल थिंकिंग वाले थे। तो अगर सावरकर भगवान को नहीं मानते थे और गाय को सिर्फ एक पशु ही मानते थे, तो वो हिंदुओं के नेता किस प्रकार हो सकते हैं? इसका मतलब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सावरकर के लिए भी हिंदू होना सिर्फ एक राजनीतिक पहचान ही थी। जिस तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिंदू होना सिर्फ एक राजनीतिक पहचान है। हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। ये चुनावी खेल खेलने के लिए एक ताश का पत्ता नहीं है। अंग्रेज जब तक हमारे देश में थे, उनका सिर्फ यही ध्येय था कि इस देश में हिंदू और मुसलमानों को अलग रखा जाए, क्योंकि वो जान गए थे कि 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर लड़े थे और अंग्रेजों की नींव हिल गई थी उस लड़ाई में। इसीलिए अंग्रेजों ने हमेशा सोचकर रखा कि हिंदुओं में से किसी एक आदमी को खड़ा किया जाए और मुसलमानों में से भी किसी एक ऐसे आदमी को खड़ा किया जाए जो हमेशा दोनों को बांटने की बात किया करे। शायद इसीलिए ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर और जिन्ना दोनों को यह हिदायत दी थी कि वो देश को बांटने का काम ना करें। अंग्रेजों से डरकर सावरकर ने उस समय जो देश में काम करे, उसी सावरकर को आदर्श मानते हुए आज हमारी सरकारें इस देश में काम कर रही हैं। इस देश की सरकारें सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रही हैं, बल्कि असलियत में वो हिंदू नहीं है। क्योंकि अगर ये सरकार में बैठे लोग हिंदू होते तो ये हमारे समाज को कायर नहीं बनाते, वीर बनाते। सिर्फ वीरों की गाथाओं की ही जगह है इस भारत देश में, कायरों की गाथाओं की कोई जगह नहीं है। सावरकर को एक सामान्य क्रांतिकारी तो कहा जा सकता है, लेकिन वीर कदापि नहीं कहा जा सकता। हर क्रांतिकारी का अपना एक जीवन होता है, जिस प्रकार सावरकर का एक जीवन था। सावरकर ने शुरुआती जीवन में क्रांतिकारिता दिखाई, लेकिन बाद में अंग्रेजों से वो डर गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सावरकर की कहानी को वीर कहकर आगे आने वाली पीढ़ियों को सुनाया जाए। सावरकर को वीर की संज्ञा देना इस पावन भूमि का अपमान होगा। इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि इस पावन भूमि के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसीलिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आज हमारे देश में बैठी हुई सरकारें किस तरीके से हमारे समाज को बांटना चाहती हैं। जिस तरीके से उस समय अंग्रेज हमारे देश के राजाओं को आगे रखकर हमारे देश पर राज कर रहे थे, उसी तरीके से आज भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी सरकारों को आगे रखकर हमारे देश पर राज कर रहे हैं। उन्हीं लोगों का पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम है और उन्हीं लोगों की पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था चलती है और हमारे देश में भी अर्थव्यवस्था चलती है। उन लोगों का पूरी दुनिया पर राज है और हमारे भारत पर भी राज है। वही लोग चाहते हैं कि हमारे देश में लोग कायर पैदा हों। हमारे देश को कायर बनाने के लिए वो हर प्रकार का काम कर रहे हैं, जैसे पिक्चरें बनाना, हमारे देश में ड्रग्स का पूरे तरीके से निर्विवाद रूप से उसको बढ़ा देना। तो इसीलिए हमारे समाज के युवाओं को समझना पड़ेगा और उन्हें संगठित होना पड़ेगा। हमसे जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम एक संगठन का निर्माण कर रहे हैं जिसके अंदर युवाओं को हम एकत्रित करके ये कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में एक बड़ा परिवर्तन किया जाए। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें और बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ना ना भूलें। बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ने के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर ही जाएं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे समाज को वीर बनना है, कायर नहीं। नमस्कार, जय हिंद।